Hello and welcome to this rating on CFA Level 2 for Multinational Operations. सो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो डीप टाइप है वो इस टॉपिक पर है कि कैसे फॉरेन करेंसी अफेक्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए कंपनी। दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। पहले तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर रहता है। इस ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर में होता क्या है कि आपने किसी को सेल करा है या किसी से कुछ खरीदा है और उसका वो फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में, तो हमारे एक रिसीवेबल या पेएबल क्रिएट हो गए फॉरेन करेंसी में। तो जैसे ही लेट्स से फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारे जो रिसीवेबल या पेएबल की वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होगा, रिजल्टिंग इन गेन और लॉस जो कि फॉरेन करेंसी के एक्सपोजर की वजह से हो रहे हैं। एंड सेकंड, हाउ फॉरेन करेंसी इम्पैक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे लेट्स से कोई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसमें ट्रांसलेशन का भी इशू रहता है। ट्रांसलेशन एक तरीके से अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, कंसोलिडेशन का प्रोसेस रहता है जिसमें सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पेरेंट के साथ कंसोलिडेट करते हैं, पेरेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें। इसमें जो हमारी सब्सिडरी है वो किसी दूसरे करेंसी में अपना जिस कंट्री में काम कर रही है उसमें वो अपना रिपोर्ट करती है लीगल अथॉरिटीज को। लेट्स से अमेजॉन इंडिया है तो रुपीज में अपने प्रेजेंट करे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है रुपीज में, ये इसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट टू दैट ऑफ पेरेंट। जो अमेजॉन है, अमेजॉन यूएस है, उसने 51% स्टेक बाय कर रखा है तो इससे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे, हम जो कंसोलिडेट करेंगे तो कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करेंगे टू कन्वर्ट असेट्स लाइबिलिटीज और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ये डिस्कशन रहेगा। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ करेंसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टाइप्स ऑफ करेंसी वाला का जो डिस्कशन, ये ट्रांसलेशन वाला जो हमारा सेकंड पार्ट था उससे उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है। क्या क्या टाइप्स ऑफ करेंसी होते हैं। फर्स्ट इज लोकल करेंसी। ये जो लोकल करेंसी और फंक्शनल करेंसी की बात हो रही है, ये सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जो प्रेजेंटेशन करेंसी की हम बात करें तो पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात करेंगे। फर्स्ट इज लोकल करेंसी। लोकल करेंसी वो करेंसी होती है जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है। और फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है वो कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहाँ पे वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है। और प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होते हैं जिसमें कि पेरेंट कंपनी जो होती है वो प्रिपेयर करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो कंसोलिडेटेड लेवल पे दिखाते हैं वो कौन सी करेंसी पे दिखाते हैं। यही अमेजॉन इंडिया वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। जो अमेजॉन इंडिया सब्सिडरी है उसका लोकल करेंसी रुपीज है, बिकॉज वो ऐसी कंट्री में बेस्ड है जहाँ पे रुपये यूज होता है। फंक्शनल करेंसी इसका काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लेट्स से हम ये बोलते हैं कि रुपीज ही है इसका फंक्शनल करेंसी। और प्रेजेंटेशन करेंसी हमारा होगा डॉलर्स, बिकॉज जो अमेजोन का जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस में बेस्ड है और वहां पे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो बना के प्रिपेयर करता है अमेजोन यूएस से, वो डॉलर्स में करता है। So now let's come to the topic of foreign currency transaction related exposure. ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर फॉरेन करेंसी में तभी क्रिएट होता है जब ये दोनों कंडीशन ट्रू रहता है। पहला ये कंडीशन है कि पेबल और रिसीवेबल है वो फॉरेन करेंसी में क्रिएट हुआ है। अब ये फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी है? एनी करेंसी विच इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन करेंसी। फॉर आवर बिजनेस इट इज फॉरेन फॉरेन करेंसी। और फंक्शन करेंसी वो करेंसी होती है जिससे हमारा जो फर्म है वो डे टू डे डील करता है। इस फंक्शनल करेंसी के टॉपिक को हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। और हमारा दूसरा कंडीशन ये है कि जो सेटलमेंट डेट है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ट्रांजैक्शन डेट। लाइक जब हम अमाउंट पे या रिसीव कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ट्रांजैक्शन डेट। और ये जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर होते हैं क्रिएट होता है फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस और लेंडिंग बोरोइंग ट्रांजैक्शंस। लेंडिंग बोरोइंग ट्रांजैक्शन में ये होगा कि हम जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे या रिसीव कर रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं। So now let's come to a short numerical on transaction related exposure. इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। इसमें हमारे दो केस बनेंगे। एक तो टाइम जीरो पर क्या हो रहा है, एक केस में जिसमें हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है बट बैलेंस शीट डेट आ गया है। और दूसरा केस ये है कि हमें पेमेंट रिसीव हो गया है और उसके बाद बैलेंस शीट डेट आया है। इसमें जो है कि ये केस है कि इसमें एक यूएस कंपनी है, वो गुड सेल कर रही है यूरोपियन कंपनी को वर्थ यूरो 10,000 और ये क्रेडिट पे कर रही है। क्रेडिट पे कर रही है मतलब कि हमारे एक रिसीवेबल क्रिएट हो गया है। जो यूरोपियन कंपनी है वो पेमेंट कर रही है यूरो में और ये जो यूएस कंपनी की हमारी जो फंक्शन करेंसी वो है डॉलर। तो हमारे एक फॉरेन करेंसी रिसीवेबल क्रिएट हो गया है जो कि मतलब डिफरेंट करेंसी में, तो एक ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक्सपोजर बन गया है।
सो टाइम जीरो पर क्या होगा, टाइम जीरो पर जो हमारा स्पॉट रेट है वो ये चल रहा है $1.6 अपॉन यूरो। सो यूरो इस वाले जो कोट में है वो हमारे बेस करेंसी में, जो हमारा फॉरेन करेंसी है वो बेस करेंसी में दे रखा है। ये है कि 1 यूरो बाइस $1.6। सो हमारा अकाउंटिंग एंट्री ये रहेगा कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉग्नाइज होंगे। कितनी अमाउंट से रिकॉग्नाइज होंगे कि यूरो 10,000 से तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बट जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे इस एक्सचेंज रेट कोड के हिसाब से, तो $16,000 वर्थ रेवेन्यू और अकाउंट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज होगा। और कोई एफएक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा एट टाइम जीरो, बिकॉज अभी अभी एक्सचेंज रेट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। सो इस वाले केस में हम हाइपोथेटिकली जनरल एंट्री यही दिखाएंगे कि जब ट्रांजैक्शन हुआ है कि रेवेन्यू हमारे इंक्रीज हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है बाय $16,000। सो अब हमारा केस वन ये है कि हमारा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है बट बैलेंस शीट डेट आ गया। जब इस डेट को जो हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि 1 यूरो 1.5656 अमेरिकन डॉलर्स। सो इस एक्सचेंज रेट का चेंज हो चुका है कंपेयर टू जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वो एक्सचेंज रेट डिफरेंट है कंपेयर टू अदर एक्सचेंज रेट जो कि बैलेंस शीट डेट पर चल रहा है। सो अब इसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमें हमें फॉरेन करेंसी गेन और लॉस निकालना पड़ेगा, एफएक्स गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। और यही अमाउंट जो है कि हमारा जो एज ए अनरियलाइज लॉस दिखाना पड़ेगा हम इनकम स्टेटमेंट में ऑफ ऑफ रुपीज ऑफ $400। और रिसीवेबल्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा बाय दिस सेम अमाउंट। और ये जो अनरियलाइज लॉस है इनकम स्टेटमेंट का, ये बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स में भी फ्लो करेगा। सो एक तरीके से तीन अकाउंट्स हमारे हमारे अफेक्ट हो गए बाय दिस चेंज इन एक्सचेंज रेट। ये हमने अमाउंट कैसे निकाला है, अमाउंट ऐसे निकाला है कि अभी जो यूरो 10,000 है वो हमें प्रोवाइड करेगा 15,600 अमेरिकन डॉलर्स। सो ये जो चेंज है 16,000 से 15,600 का, वो $400 का चेंज है। सो इसी अमाउंट से हम इनकम स्टेटमेंट में लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्लो करेगा, और रिसीवेबल्स की अमाउंट को डाउनवर्ड एडजस्ट करेंगे। और जो हमारा सेकंड केस ये है कि हमारा जो फाइनल पेमेंट है वो रिसीव हो गया है और उसके बाद हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सो जब हमारा फाइनल पेमेंट रिसीव हुआ था तब हमारा एक्सचेंज रेट ये था कि 1 यूरो बाइस $1.5 अमेरिकन डॉलर्स। सो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो जो फाइनल अमाउंट हमारा रिसीव होगा वो $15,000 रहेगा, बिकॉज यूरो 10,000 इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से $15,000 प्रोवाइड करेगा। सो हमें जो है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्री दिखाई जाएगी कि इस बार हम रियलाइज लॉस दिखाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, पिछली बार अनरियलाइज लॉस था, इस बार रियलाइज लॉस दिखाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। और यही लॉस जो है बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्लो करेगा, और बैलेंस शीट का जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा वो हम रिसीवेबल्स की अमाउंट है वो डाउनवर्ड भी एडजस्ट कर लेंगे बाय $600। ये जो डाउनवर्ड एडजस्ट कर रहे हैं ये हम एफएक्स लॉस की वजह से कर रहे हैं, ना कि कैश रिसीव होने की वजह से। सो हम नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल थिंग इज कि अमाउंट क्या दिखाएंगे हम एफएक्स गेन और लॉस का। सो इसमें हम दिखाएंगे 600 ना कि 1,000। सो अगर 16,000 से 15,000 जा रहे हैं, 16,000 अमेरिकन डॉलर्स तो 15,000 अमेरिकन डॉलर्स, तो $1,000 बनता है। बट इसको हम 1,000 से हम एडजस्ट डाउनवर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पहले ही $400 से हम बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स को डिक्रीज कर चुके हैं और अनरियलाइज्ड लॉस भी दिखा चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में। रिसीवेबल्स को भी हम इसी अमाउंट से पहले ही डाउनवर्ड एडजस्ट कर चुके हैं। सो अब हम देखेंगे कि इस अमाउंट और इस अमाउंट में क्या डिफरेंस है। सो $600 का हमारा लॉस हो रहा है तो उसी को हम दिखाएंगे। सो नाउ लेट्स कम टू फ्यू एक्स्ट्रा नोट्स। ये जो एफएक्स गेन और लॉस हो रहा है ड्यू टू ट्रांजैक्शन, ये डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ एसेट क्या है, रिसीवेबल है या पेबल है, और फॉरेन करेंसी कैसे मूव कर रही है कंपेयर टू द फंक्शनल करेंसी। सो अगर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है इन फॉरेन करेंसी, मतलब कि हमें अमाउंट रिसीव होगा फॉरेन करेंसी में, तो अगर फॉरेन करेंसी जो कि हमें रिसीव होगी इन फ्यूचर डेट अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए ये गेन का सिचुएशन है, अगर ये करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारे लिए लॉस का सिचुएशन है। और अगर हमारा अकाउंट्स पेबल है इन फॉरेन करेंसी और हमारा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है, लाइक हमें कुछ चीज़ पे करना है और वो चीज़ और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, तो हमारा ये लॉस होगा। बट अगर फॉरेन करेंसी हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है, हमें कुछ पे करना है और वो चीज़ हमें फॉरेन करेंसी हमें चीपर मिल रही है बाय करने में, तो हमारे लिए एक तरीके से गेन हो जाएगा ड्यू टू एफएक्स मूवमेंट्स। तो यूएस गैप और आईएफआरएस में क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग अनरियलाइज्ड और
realized gain or loss due to foreign exchange movements. So ये जो रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है ये हमें इनकम स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा, तो ये अमाउंट नेट इनकम में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट ये चीज़ दोनों ही स्टैंडर्ड्स ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज करते कि हमें ऑपरेटिंग इनकम में दिखाना है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के पोर्शन में दिखाना है। सो ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन का जब हम कंपेयर करेंगे अक्रॉस डिफरेंट फर्म्स, ये चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज कुछ फर्म्स हो सकता है कि फॉरेन करेंसी गेन और लॉस जो अराइज हो रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम में दिखा रहे हो, और कुछ फर्म्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखा रहे हो। तो वो ये जो इनकम स्टेटमेंट पे अमाउंट दे रखा होगा ये नेट अमाउंट होगा, नेट अमाउंट फॉर एफएक्स गेन और लॉस। सो यूएस कैप एंड आईएफआरएस एडिशनली ये भी रिक्वायर करते हैं कि हम डिटेल्स डिस्क्लोज करें फुटनोट्स पे। और फुटनोट्स में ही कंपनीज ऐसा भी डिस्क्लोज कर सकती है कि दिखा सकती है कि किसी पीरियड में एफएक्स करेंसी गेन और लॉस इमैटेरियल है, लाइक बहुत स्मॉल अमाउंट है, ये डिस्क्लोज कर सकती है, या फिर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज कर रहे हैं to reduce the amount of FX currency gain or loss, or let's say to reduce the exposure to foreign currency, वो भी डिस्क्लोज कर सकती है फुटनोट्स में। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं, अभी हम ट्रांसलेशन में चूजिंग द राइट मेथड पर है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो ट्रांसलेशन में होता क्या है, ट्रांसलेशन में एक सब्सिडरी है और दूसरा टारगेट है। तो सब्सिडरी एक डिफरेंट कंट्री में ऑपरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू टारगेट, और जो सब्सिडरी और टारगेट की प्रेजेंटेशन करेंसी है वो भी डिफरेंट है देन ईच अदर। सो इसमें ट्रांसलेशन भी होता है कि हमें जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है सब्सिडरी के, वो हमें टारगेट के साथ कंसोलिडेट करना है। सो इसमें दो क्वेश्चन है कि हम कौन से पहला तो ये है कि हम कौन से एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आइटम्स को, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि नेट नेट जब हम सारे आइटम्स को ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ट्रांसलेशन गेन और लॉस होगा, वो हम कहाँ पर दिखाएं। सो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स कौन कौन से एक्सचेंज रेट हो सकते हैं। पहला तो करंट रेट है, करंट रेट वो है जो कि एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट कर रहा है ऑन ऑन द बैलेंस शीट डेट। एवरेज रेट वो है जो कि एवरेज एक्सचेंज रेट रहा है हमारा ओवर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये हमने एक तरीके से एवरेज निकाल रखा है। और हिस्टोरिकल रेट ये है ये द एक्चुअल रेट इन इफेक्ट जब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अकर हुआ था। लेट्स से हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा था, तो जो फिक्स एसेट को हमने खरीदा उस दिन जो एक्सचेंज रेट था क्या हम उसको यूज करें। तो नाउ लेट्स कम टू फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी डिसाइड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे टू ट्रांसलेट सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू दैट ऑफ पेरेंट। सो दो मेथड है, टेम्पोरल मेथड और करंट रेट मेथड। जो फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी है वही डिटरमाइन करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। सो फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि ये फंक्शनल करेंसी को डिसाइड करते हैं, या एक तरीके से बोले कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिसाइड करते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है सेल्स प्राइस। जो करेंसी इन्फ्लुएंस करती है सेल्स प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी फंक्शनल करेंसी हो जाती है। सो लेट्स से हम अमेजोन वाले एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। अमेजोन यूएसए का जो एक सब्सिडरी है अमेजोन इंडिया। सो लेट्स से ये यूएस में ही प्रोडक्ट, जो अमेजोन इंडिया ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और यूएस में ही सेल करता है। सो जो प्राइस होता है प्रोडक्ट के वो होता है इन डॉलर्स और डिसाइड होता है बाय अमेरिकन मार्केट। सो इस केस में हमारा जो फंक्शनल करेंसी होगा वो डॉलर होगा, इवन तो जो हमारी कंपनी काम करती है जहाँ उनकी लोकल करेंसी है वो रुपी है। सेकंड फैक्टर इज रेगुलेटरी मार्केट इन्फ्लुएंस। इस केस में जो फंक्शनल करेंसी होती है वो करेंसी होती है उस कंट्री की जिसकी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको मेनली डिटरमाइन करते हैं। सो इसी एग्जांपल में हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से अमेजोन इंडिया जो है मेनली मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है टू यूएस मार्केट। सो इसमें जो मेडिसिन का प्राइस है वो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी एफडीए से की डायरेक्शन पे चलता है, प्लस जो यूएस में डिमांड है। सो इस केस में जो हमारा फंक्शनल करेंसी होगा वो डॉलर हो जाएगा। थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट। तो इस केस में फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है लेबर मटेरियल एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट को। जो जिस जिस करेंसी में ऑपरेटिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं वही हमारी फंक्शनल करेंसी हो जाती है। सो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके लेट्स से अमेजॉन इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जिसकी वजह से जो मटेरियल्स है रॉ मटेरियल्स वो चाइना से परचेज करता है। सो इस केस में इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा फंक्शनल करेंसी हो जाएगा वो येन हो जाएगा, चाइनीज जो चाइना की करेंसी है। नेक्स्ट फैक्टर इज फाइनेंसिंग।
फंक्शनल करेंसी इस केस में वो होता है जो करेंसी जिसमें फंड्स जनरेट होते हैं, लोन्स, इक्विटी। सो लेट्स से अमेज़न इंडिया एक स्टार्टअप है और इसमें जो मेजर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो यूएस से आ रहा है, प्लस जो इसकी जो डेट है वो भी यूएस डॉलर्स में है। सो इस केस में हमारे इस डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शनल करेंसी हमारा डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑपरेटिंग रिसीप्ट्स। इस केस में जो फंक्शनल करेंसी होती है वो करेंसी होगी जिसमें रिसीट्स हमारी जो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वो हम रिटेन करते हैं। सो लेट्स से अमेजॉन इंडिया एक होटल है और जो टूरिस्ट है वो मेनली अमेरिकन है। सो जो पेमेंट रिसीव करता है ये होटल, ये डॉलर्स में रिसीव करता है मोस्टली। सो इस केस में जो हमारे रिसीप्ट्स रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो डॉलर है। सो इस केस में हमारी फंक्शनल करेंसी डॉलर हो जाएगा। सो जस्ट द कमेंट, लेट्स से कि हमें कॉन्फ्लिक्टिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। लेट्स से हमें सेल्स प्राइस दे रखा है कि हमारे जो इनवॉइसेस है वो यूएसडी में रिसीव होते हैं और जो कॉस्ट इनकर होती है वो हमारी जापानीज येन में होती है। सो इस केस में हमारा जो फंक्शनल करेंसी होगा वो सेल्स प्राइस डिटरमाइन करेगा। ये एक हायरार्की में ये सारी लिस्ट दे रखा था। So now let's come to the topic of choosing the right method for translating the financial statements of a subsidiary. So अभी तक हमने तीन तरीके की करेंसी पढ़ी है, लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी या प्रेजेंटेशन करेंसी। लोकल करेंसी वो करेंसी होती है जहाँ पे हमारी कंपनी बेस्ड होती है, और प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें हमारी जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि करेंसी होती है फॉर द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी करेंसी हमारी कंपनी ऑपरेट करती है। तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शनल करेंसी जो है वो बस वही ऐसी करेंसी है जो कि सब्जेक्टिव होती है और जिसका हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं डिटरमाइन करने के लिए। लोकल करेंसी और फंक्शनल करेंसी हम एनालाइज कर रहे होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिडी, और प्रेजेंटेशन करेंसी हम पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे होते हैं। जस्ट अ फ्यू थिंग तो नोट है, अगर सब्सिडरी का लोकल करेंसी और सब्सिडरी का फंक्शनल करेंसी और पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी तीनों सेम है तब तो हमें ट्रांसलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट हमें जरूरत पड़ता है बिकॉज जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लोकल रेगुलेशंस होती है, वो लोकल करेंसी जहाँ पे सब्सिडरी बेस्ड है तो उसको लोकल करेंसी में ही रिक्वायरमेंट होता है कि वो अपने प्रेजेंट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अगर लोकल करेंसी ऑफ ए सब्सिडरी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फंक्शनल करेंसी ऑफ ए सब्सिडरी, तब हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि हम रीमेजरमेंट बोलते हैं, और इस केस में हम टेम्पोरल मेथड यूज करते हैं। बट अगर फंक्शनल करेंसी डिफरेंट है कंपेयर टू द पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी, तब हमें जो मेथड यूज करना पड़ेगा उसको हम करंट रेट मेथड बोलते हैं और हम इस चीज को ट्रांसलेशन बोलते हैं। फर्स्ट केस में हम इसको बोलते हैं रीमेजरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सब्सिडरी, और सेकंड केस में बोलेंगे हम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सब्सिडरी। सो जो सब्सिडरी के बारे में कुछ कमेंट्स है, जो फर्स्ट केस में रीमेजरमेंट के केस में या टेम्पोरल मेथड के केस में हम ये बोलते हैं कि सब्सिडरी जो है वो वेल इंटीग्रेटेड है विद पेरेंट, पेरेंट्स डिसीजंस लेता है ओवर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए सब्सिडरी। और सेकंड केस में ट्रांसलेशन के केस में बोलते हैं सब्सिडरी जो है वो सेल्फ कंटेन, इंडिपेंडेंट और एक डिसेंट्रलाइज यूनिट है। यहाँ पे सब्सिडरीज अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि सब्सिडरी वेल इंटीग्रेटेड विद पेरेंट। इस केस में ऐसे है बिकॉज हमारी जो फंक्शनल करेंसी ऑफ द सब्सिडरी है वो सेम एज कम्पेयर टू द पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी। सो बेसिकली प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो करेंसी है वो सेम एज कम्पेयर टू द प्रेजेंटेशन करेंसी, बट इस केस में डिफरेंट है। जो हमारा फंक्शनल करेंसी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी। इसका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है कम्पेयर टू द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पेरेंट। तब हम बोल रहे हैं कि सब्सिडरी जो है कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये जो टेम्पोरल मेथड होता है इसको हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो मॉनेटरी असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उसको हम करंट रेट पर ट्रांसलेट करते हैं, करंट एक्सचेंज रेट पर। और जो नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं उसको हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं। ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का क्या डिस्टिंक्शन, मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटीज वो होते हैं जिसको हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं टू कैश, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जिसको हम डिफिकल्ट होता है टू कन्वर्ट इनटू कैश। और ट्रांसलेशन और करंट एक्सचेंज रेट मेथड के केस में हम करंट एक्सचेंज रेट यूज करते हैं फॉर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो ये तो एक तरीके से जो हमें ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक्सपोजर हो गया उसी से ये थोड़ा सिमिलर हो गया, जिसमें एक फॉरेन करेंसी रिसीवेबल क्रिएट होता था और उसको हम एडजस्ट करते थे एज पर द करंट एक्सचेंज रेट। बट इस केस में क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल और करंट एक्सचेंज रेट। इस केस में जो प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी है
प्रेजेंटेशन करेंसी पेरेंट का और फंक्शनल करेंसी सब्सिडरी का वो सेम है। सो इस केस में हम ये डिड्यूस कर रहे हैं इससे कि जो पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है वो काफी क्लोज है, बट इस केस में क्लोज नहीं है। सो अगर क्लोज है तो फिर जैसा बैलेंस शीट में डिस्टिंक्शन रहता है, मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो दिखाते हैं वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स एंड मॉनेटरी लायबिलिटीज एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पर जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो कैरी हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यूज। सो जो आइटम्स बुक वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैरी हो रहे होते हैं बैलेंस शीट में, उसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है उस दिन का एक्सचेंज रेट जब हमने असेट एक्वायर करा था या लायबिलिटी इंकर करा था। सो जो ट्रांसलेशन गेन और लॉस है वो करंट रेट मेथड में तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाया जाता है अंडर शेयर होल्डर्स इक्विटी, बट अंडर टेम्पोरल मेथड ये चीज हमें इनकम स्टेटमेंट में दिखाई दी जाती है एज पार्ट ऑफ नेट इनकम। सो क्या रैशनल है बिटवीन डिफरेंट मेथड्स? सो जो करंट रेट मेथड है उसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो इंटायर इन्वेस्टमेंट है वो इन फॉरेन एंटिटी वो एक्सपोज है टू ट्रांसलेशन गेन एंड लॉस, जिसको हम रियलाइज करेंगे जब जब हमारी सब्सिडरी सोल्ड हो जाएगी। सो एक तरीके से जो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट है इन फॉरेन एंटिटी उसको हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं एज ए रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम मॉनेटरी आइटम्स को तो करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, बट नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम हिस्टोरिकल हाँ हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट में जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उसका हम प्रिजर्व कर रहे हैं मेजरमेंट बेसिस। सो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेम्पोरल मेथड है उसमें सब्सिडरी और पेरेंट का क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट पे जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं वो बुक वैल्यूज पर होते हैं, सो इसीलिए उसका हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। सो एक ऐसा भी केस पॉसिबल है जो कि जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कोई एक करेंसी डिफरेंट होती है देन अदर टू करेंसीज, ऐसा भी केस पॉसिबल है कि जिसमें तीनों करेंसीज डिफरेंट है। अगर ऐसा केस है तो ये काफी रेयर है, बट इस केस में बोथ मेथड यूज करेंगे फॉर ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम टेम्पोरल मेथड यूज करेंगे बिकॉज लोकल करेंसी डिफरेंट है देन फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी, और फिर हम यूज करेंगे करंट रेट मेथड बिकॉज फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडी डिफरेंट है देन पेरेंट्स प्रेजेंटेशन करेंसी। तो पिछले स्लाइड में हमने ट्रांसलेशन में चूजिंग द राइट मेथड पे डिस्कस करा था। इस स्लाइड में हम ट्रांसलेशन के टॉपिक पे ही रहेंगे, हम एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी को कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे दो मेथड हमने डिस्कस करे टेम्पोरल और करंट रेट मेथड, उसमें हम देखें कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को किस एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी। तो स्टार्टिंग हम करंट रेट मेथड से कर रहे हैं। करंट रेट मेथड में जो भी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लायबिलिटीज है उन सबको हम करंट एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो उनका नेचर मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी। इक्विटी के टॉपिक पर हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। और इनकम स्टेटमेंट में हमें हमारी जो गाइडलाइन है करंट रेट मेथड में, उसमें हमें वो रेट यूज करना पड़ता है फॉर ऑल आइटम्स जो कि एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है जब वो ट्रांजेक्शन अकर हुई थी, लाइक रेवेन्यू जिस डेट को अकर हुआ था उस ट्रांजेक्शन के लिए हम वही पर्टिकुलर डेट यूज करें उस रेवेन्यू के सब आइटम के लिए। बट प्रैक्टिकल रीजंस के लिए काफी कम्बरसम हो जाता है, इसलिए हम पूरे टोटल सब टोटल रेवेन्यू के लिए को हम एवरेज एक्सचेंज रेट की यूज करें, एवरेज एक्सचेंज रेट जो कि एवरेज है ओवर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड। सो उस एक्सचेंज रेट को हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट द रेवेन्यू। सो एक तरीके से रेवेन्यू और जितने भी इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स है वो एवरेज एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट हो रहे हैं। सो नेट इनकम भी हमारा एक तरीके से एवरेज एक्सचेंज रेट पर ही कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज जो अबव आइटम्स है वो एवरेज एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम टेम्पोरल मेथड में आए। टेम्पोरल मेथड में बैलेंस शीट में अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज हमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का डिस्टिंक्शन रहता है। मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज वो होते हैं जिनका वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स इन मनी टर्म्स इज एग्जैक्टली नोन, और नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज वो होते हैं जिनका वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट एग्जैक्टली नोन। सो इसमें जो मॉनेटरी लायबिलिटीज और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज का जो डिस्टिंक्शन है, जो मोस्ट ऑफ द लायबिलिटीज है वो सारी की सारी मॉनेटरी लायबिलिटीज होती है। अगर नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज का कुछ एग्जांपल है तो एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड रेवेन्यू ही एक लायबिलिटीज का एग्जांपल है जो कि नॉन मॉनेटरी में आते हैं। सो नॉन मॉनेटरी असेट्स में क्या आता है? फिक्स असेट्स आता है, इन्वेंट्री आता है, इन्वेस्टमेंट्स आता है, डेफर्ड टैक्स असेट आता है। और मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? कैश आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल आता है, अकाउंट्स पेबल मॉनेटरी लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट भी आता है मॉनेटरी लायबिलिटी में। सो इसमें जो ये जो हमारे नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज है इनका वैल्यू नॉन नहीं है इन मनी टर्म्स में जब हम इनको सेटल करेंगे।
सो टेम्पोरल मेथड में जो मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनके लिए तो हम करंट एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, बट नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, जो कि एक्सचेंज रेट तब था जब हमने ये नॉन मॉनेटरी असेट्स परचेज करे थे या ये लायबिलिटीज इंकर करी थी। सो अब इसी में एक साइड में आगे कोई भी नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज को जिसको हम रीमेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू, सो उसके लिए हम वो एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जो कि एक्सेस करता है ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। सो लेट्स से इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। सो अगर हम मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सो हम बैलेंस शीट डेट में हमने इन्वेंट्री को ऐसे मार्केट वैल्यू पर हमने दोबारा मेजर किया, तो हम इसको लिए एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जब हमने करंट वैल्यू डिटरमाइन करा था, तो इस केस में बैलेंस शीट डेट में हमारा करंट एक्सचेंज रेट ही यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स टू इक्विटी। इक्विटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस यही कमेंट कि दोनों मेथड में, टेम्पोरल मेथड में और करंट रेट मेथड में, जो कॉमन स्टॉक का आइटम है उसको हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं, जिस टाइम पर हमने जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उस टाइम पर क्या एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में अंडर टेम्पोरल मेथड, जैसा हमने करंट रेट मेथड में डिस्कस करा था कि हमें वो वाला एक्सचेंज रेट यूज करना है जो कि तब एग्जिस्ट करता है जब हम ट्रांजेक्शन हुआ था। बट ये प्रैक्टिकल रीजन के लिए काफी कम्बरसम हो जाता है, इसलिए हम जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है उसके उसमें जितना एवरेज एक्सचेंज रेट रहा है हम उसको यूज करते हैं। सो इसमें भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है, टेम्पोरल मेथड एक क्लासिफिकेशन बन जाता है। अगर कोई रेवेन्यू है या फिर कुछ एक्सपेंसेस है लाइक एससीएनए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स, जो कि किसी नॉन मॉनेटरी असेट के साथ रिलेटेड नहीं है, उनको तो हम एवरेज एक्सचेंज रेट पर यूज करेंगे, बिकॉज उनको हमें ट्रांसलेट करता है एट दिस एक्सचेंज रेट व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। प्रैक्टिकल रीजन के लिए कंपल्सन है, इसलिए हमने एवरेज एक्सचेंज रेट यूज करा। बट कुछ कुछ एक्सपेंसेस लाइक जो कि रिलेट है टू नॉन मॉनेटरी असेट, जैसे कि कॉक्स रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटेड है इन्वेंट्री से, डेप्रिसिएशन रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, और अमोर्टाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से, उसके लिए हम यूज करेंगे हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट ये वही रेट है जिसमें हमने ये असेट्स परचेज करे थे। सो नेट इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नेट इनकम में हम जैसे हमने करंट रेट मेथड में बताया था कि हम डायरेक्टली और एवरेज एक्सचेंज रेट से भी ट्रांसलेट कर देंगे तो गलत नहीं होगा, बट इस केस में ये गलत हो जाएगा बिकॉज हमने डिफरेंट रेट से ट्रांसलेट करा है, एवरेज और हिस्टोरिकल रेट। तो नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन गेन और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन गेन और लॉस है उसको हम टेम्पोरल मेथड में तो नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे, इससे हमारी इनकम ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। बट करंट रेट मेथड में हम इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अदर अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये इक्विटी में फ्लो करेगा। इससे नेट इनकम भी हमारा इक्विटी में फ्लो करेगा, बट ये जो है हमारा सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जरिए हम इक्विटी में रिपोर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट एक्सपोजर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस शीट एक्सपोजर किस चीज से? करंट एक्सचेंज रेट से। सो नेट डेट हमारे असेट्स और लायबिलिटीज हमारे कितने करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट हो रहे हैं। सो अगर हमारे असेट्स ज्यादा ट्रांसलेट हो रहा है करंट एक्सचेंज रेट पर एज कम्पेयर टू लायबिलिटीज, तो हमारे पास नेट एसेट एक्सपोजर होगा, वरना फिर हमारा नेट लायबिलिटी एक्सपोजर होगा, लायबिलिटी ज्यादा है। सो जो करंट रेट मेथड है उसमें हमेशा हमारा नेट असेट्स एक्सपोजर रहता है, बिकॉज सारे असेट्स और लायबिलिटीज करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, बट जो कॉमन स्टॉक का कंपोनेंट है वो हमारा हिस्टोरिकल रेट पर ट्रांसलेट हो रहा होता है। सो इसलिए हमारे जो असेट्स जो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लायबिलिटीज इन करंट एक्सचेंज रेट, तो हमारा हमारा नेट असेट एक्सपोजर रहता है अंडर करंट रेट मेथड। टेम्पोरल मेथड में इसका अपोजिट नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर रहता है यूजुअली, बिकॉज हमारे जो मॉनेटरी असेट्स होते हैं वो लेस होते हैं कंपेयर टू मॉनेटरी लायबिलिटीज। हमारे जो असेट्स होते हैं लाइक फिक्स असेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, इसको तो हम नॉन मॉनेटरी नेचर में कंसिडर करते हैं, और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज बस कुछ सेलेक्टेड ही होते हैं, वो भी नॉमिनल अमाउंट की, लाइक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड रेवेन्यू। सो इसलिए हमारा जो नॉन मॉनेटरी असेट्स है वो बैलेंस शीट का ज्यादा एक बड़ा चंक होता है। सो इसीलिए हमारे जो असेट्स एक्सपोज्ड है और करंट एक्सचेंज रेट, वो मॉनेटरी असेट कम होता है एज कम्पेयर टू मॉनेटरी लायबिलिटीज। इसलिए हमारा नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर यूजुअली रहता है, बट ऐसा पॉसिबल है कि हमारा नेट मॉनेटरी असेट एक्सपोजर भी हो। नेक्स्ट हम इन्वेंट्री एंड कॉक्स के डिस्कशन पर आ रहे हैं, लाइक हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड हमें हायर या लोअर इन्वेंट्री वैल्यू या कॉक्स देगा। सो लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, लाइक कौन से मेथड में लोएस्ट कॉक्स रहेगा।
अगर डिपेंड करे कि अगर हमारी जो सब्सिडरी जिस कंट्री में उसमें इन्फ्लेशन है और सब्सिडरी कंट्री में की जो फॉरेन करेंसी है वो वैल्यू में अप्रिशिएट हो रहा है। सो इसके लिए हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा। ये चीज़ दो चीज़ पर डिपेंड करिए, एक तो कॉस्ट फ्लो अजम्पशन जो हमारी सब्सिडरी की है, दूसरा क्या ट्रांसलेशन मेथड हमने चूज करा है। सो कॉस्ट फ्लो अजम्पशन में ये रहेगा कि हमने कौन सा फाइफो लाइफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करें। सो जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो हमारा सिचुएशन है इकोनॉमी में, ये डायरेक्टली रिलेट करेगा कॉस्ट फ्लो असम्पशन में। कॉस्ट फ्लो असम्पशन में क्या रहता है, लेट्स से इन्फ्लेशन है, सो राइजिंग प्राइसेस है। स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में प्राइसेस वन वन था, बट लेटर ऑफ द हाफ ऑफ द पीरियड प्राइसेस टू टू हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो फाइफो में तो हम जो हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट बैच था उसको ही हम यूज कर लेंगे, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। सो इस केस में इन्फ्लेशन के केस में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोएस्ट फाइफो मेथड में रहेगा। और नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पर आए। ट्रांसलेशन मेथड हमने कौन सा चूज करा है, टेम्पोरल मेथड या करंट रेट मेथड। तो टेम्पोरल मेथड में जो इन्वेंट्री है वो एक नॉन मॉनेटरी असेट हम उससे कंसिडर करते हैं, इसलिए हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। और कॉक्स एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन मॉनेटरी असेट, इस नॉन मॉनेटरी असेट इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो इसके लिए हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। बट अंडर करंट रेट मेथड हम इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग करंट एक्सचेंज रेट, और कॉक्स के लिए हम एवरेज एक्सचेंज रेट यूज करते हैं जो कि ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो लेट्स से एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट ओवर द ईयर। सो लेट्स से स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इसका वैल्यू वन था, बट ये 1.5 हो रहा है। सो इस केस में हमारा जो करंट रेट मेथड है वो हाई वैल्यू देगा फॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या कॉक्स के लिए, बट टेम्पोरल मेथड हमें लो वैल्यू देगा कॉक्स या इन्वेंट्री के लिए। सो हमें लोएस्ट कॉक्स का आंसर मिल चुका है। अगर इन्फ्लेशन का सिनेरियो या फिर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रही हो, इस केस में हमें फाइफो मेथड अलोंगसाइड टेम्पोरल मेथड लोएस्ट वैल्यू देगा कॉक्स का। सो नेक्स्ट हम इक्विटी के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, और हाउ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज ब्रॉट इन बैलेंस अंडर बोथ ऑफ दीज मेथड्स। सो स्टार्टिंग हम करंट रेट मेथड से यूज कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है वो करंट रेट मेथड में हम एवरेज एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं। सो एक लाइन आइटम हमने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दी, ये टेम्पोरल मेथड के हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट है, बट करंट रेट मेथड में भी हमने जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पज डाल दिया। इनका बिफोर ट्रांसलेशन गेन एंड लॉस, इसको भी हम एवरेज एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट कर सकते हैं बिकॉज ऊपर के आइटम्स एवरेज एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट हुए थे। सो ट्रांसलेशन गेन और लॉस इसमें करंट रेट मेथड में तो हम एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाते हैं, तो यहाँ पे नेट इनकम में वो चीज़ नहीं आती। सो नेट इनकम ये इक्वल होगा एज कम्पेयर टू इनकम बिफोर ट्रांसलेशन गेन और लॉस से, इससे इक्वल होगा। सो इससे हम लेस करेंगे डिविडेंड्स। डिविडेंड्स को हम ट्रांसलेट करते हैं एट हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट एक्सिस करता था जब हमने डिविडेंड्स डिक्लेयर करते। सो इसी इनकम स्टेटमेंट से एक वैल्यू निकल के आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स का। इस रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू को हमें नोट करना है, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू को हम बैलेंस शीट में डालेंगे। सो अब हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। अंडर करंट रेट मेथड हम सारे असेट्स को करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं। लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज को भी हम करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे बीच में हमने असेट्स का भी टोटल निकाल लिया था। इक्विटी में क्या रहता है, इक्विटी में कैपिटल स्टॉक को हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस हमारे इनकम स्टेटमेंट से आता है। सो टोटल जो हमारे असेट्स का बैलेंस बना है और टोटल जितना हमें अभी तक लाइबिलिटीज और इक्विटी का बैलेंस बना है, सो टोटल असेट्स के बैलेंस में से हमें जितना भी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का बैलेंस अभी तक बना है उससे हम माइनस कर देते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशन गेन और लॉस, जो कि हमारा एक बैलेंसिंग फिगर है। अब हम टेम्पोरल मेथड का डिस्कस करते हैं। टेम्पोरल मेथड में रेवेन्यू को तो हम एवरेज एक्सचेंज रेट पर दिखाते हैं, बट एक्सचेंजेस को हम डिपेंड करते हैं कि एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है। लाइक अगर वो नॉन मॉनेटरी असेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो हम उसको हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करेंगे, वरना फिर हम इसके लिए एवरेज एक्सचेंज रेट लेंगे। सो इनकम बिफोर ट्रांसलेशन गेन और लॉस क्या हो जाएगा, इन दोनों आइटम्स का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा। फिर हम इन वाले आइटम्स को बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टेम्पोरल मेथड में हम पहले बैलेंस शीट को ट्रांसलेट करते हैं। सो टेम्पोरल मेथड में जो असेट्स होते हैं, असेट्स के लिए हम कौन सा एक्सचेंज रेट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ असेट नॉन मॉनेटरी है या मॉनेटरी असेट है। फिर इसका हमारा टोटल ऑफ असेट साइड निकालनी है हम। लाइबिलिटीज में भी डिपेंड करेगा कि मॉनेटरी लाइबिलिटी या नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी, उसके हिसाब से हम एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। इक्विटी में कैपिटल स्टॉक अंडर बोथ द मेथड्स हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे बैलेंसिंग फिगर। सो हमें टोटल पता है असेट साइड का, अभी तक जितने भी हमने लाइबिलिटीज और इक्विटी निकाली है, उनका टोटल पता है। सो रेस्ट हमें रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं पता, तो उसको हम
ऐसे डिफरेंस निकाल देते हैं एज टोटल एसेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ नॉन लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एक्सेप्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इससे रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस निकल के हमारा इस रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंस को हम यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। फिर उसके बाद हमें डिविडेंड्स का वैल्यू नोन होता है, डिविडेंड्स को हम ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। सो डिविडेंड्स, सो इफ इसको हम बैक सॉल्व करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड्स हमारा नेट इनकम हो जाएगा। फिर इसमें से ही हम ट्रांसलेशन गेन और लॉस निकाल लेते हैं एज ए डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम माइनस इनकम बिफोर ट्रांसलेशन गेन और लॉस। तो ये जो होगा वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें हमने तीन बैलेंसिंग फिगर यूज करिए, कंट्रेट मेथड में हमने बस एक बैलेंसिंग फिगर यूज करा था। और ऑल्सो ट्रांसलेशन गेन और लॉस टेम्पोरल मेथड में हमारे इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट है, होता है, बैलेंस शीट में नहीं। बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में नहीं से मेरा मतलब है अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट नहीं होता। सो जस्ट अ स्मॉल कमेंट है, इसमें हमने एक सिंपलिस्टिक सिनेरियो के बारे में डिस्कस करा था। इसमें हमारी कंपनी अभी फॉर्म हुई थी, फर्स्ट ईयर ऑपरेशंस था, और कोई रिटेन अर्निंग्स या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बैलेंस नहीं था। एक ही आइटम था अंडर इक्विटी कैपिटल स्टॉक। सो इसमें हमें ज़्यादा डीप जाना नहीं है। Like scenario, if there is existing balance in retained earnings or existing balances in other comprehensive income, वो हमने डिस्कस नहीं करा है। सो नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन के टॉपिक में ही एनालिटिकल इश्यूज पे आ रहे हैं। सो सबसे पहला टॉपिक जो हम इस सब हेडिंग में ये डिस्कस करेंगे, लाइक कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करते हैं तो करंट रेट मेथड में जो और ट्रांस टेम्पोरल मेथड में जो असेट्स लायबिलिटीज रेवेन्यू में क्या मतलब जो डिफरेंट लाइन आइटम्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी या ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट के केस में हमारा इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नेट एसेट एक्सपोजर है या नेट लायबिलिटी एक्सपोजर है। सो करंट रेट मेथड में तो हमेशा हमारा नेट एसेट एक्सपोजर रहता है, बट मोनेट टेम्पोरल मेथड में हमारा नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर भी हो सकता है और नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर भी हो सकता है। तो अगर हमारा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करेगा तो हमारे रेवेन्यू असेट्स और लायबिलिटीज तीनों मेथड्स में ही इंक्रीज करेंगे। बट अगर हमारा फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है तो इन तीनों सब हेड्स में हमारे जो रेवेन्यू असेट्स और लायबिलिटीज है वो डिक्रीज करेंगे। अब इसमें ये नेट इनकम शेयर होल्डर्स इक्विटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट है या नेगेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। सो लेट्स से हमारा नेट एसेट एक्सपोजर से हमारा ये मतलब कि जो एसेट्स जो कि एक्सपोज्ड है कि वो ट्रांसलेट होंगे करंट एक्सचेंज रेट पे ग्रेटर है कंपेयर टू लायबिलिटीज जो कि ट्रांसलेट होंगे एट करंट एक्सचेंज रेट। सो इस केस में हमारा अगर जो करंट रेट मेथड है उसमें हम दिखाते हैं ट्रांसलेशन गेन और लॉस अंडर शेयर होल्डर सिक्योरिटी, तो हमारा पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट रहेगा बिकॉज फॉरेन करेंसी हमारा अप्रिशिएट हो रहा है, हमारा नेट एसेट एक्सपोजर है। सो यही हमारा, इसलिए हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगा, नेट इनकम भी हमारा इंक्रीज होगा बिकॉज हमारे रेवेन्यूज का वैल्यू कंपेरेटिवली ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करेगा तो हमारा वाइस वर्सा केस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम टेम्पोरल मेथड में आ रहे हैं नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर में। इसमें अगर हमें फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहे हैं तो हमें ट्रांसलेशन गेन होगा, इसको हम एज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम दिखेंगे और यही चीज शेयर होल्डर्स इक्विटी में फ्लो करेगा। सो अगर हमारा नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर है तो हमें एक ट्रांस अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है तो हमें ट्रांसलेशन गेन होगा, और इसीलिए इसीलिए हमारा नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट वाइस वर्सा केस में अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो एक अपोजिट केस हो जाएगा। फिर नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर में आ रहे हैं, नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर में अगर हमारे फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें ट्रांसलेशन लॉस होगा। इसकी वजह से हमारा यही लॉस ही हमारे नेट इनकम में फ्लो होगा और नेट इनकम से ये शेयर होल्डर्स इक्विटी में होगा, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी का भी वैल्यू फॉल होगा। और और इसके वाइस वर्सा केस में अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करे तो केस अपोजिट हो जाएगा। सो जस्ट अ क्विक कमेंट, ये जो ट्रांसलेशन गेन और लॉस है इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर है, नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर या फिर नेट एसेट एक्सपोजर एक्सपोजर है। और फिर ये चीज मतलब कि नेचर ऑफ एक्सपोजर क्या है, और दूसरा ये कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है। सो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि हमें ट्रांसलेशन गेन होगा या लॉस होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि चॉइस ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, कि हम करंट मेथड यूज करें या टेम्पोरल मेथड को यूज करें, ये अफेक्ट करेगा कि हमारे बैलेंसेस क्या होंगे, लाइक टोटल टोटल असेट्स का क्या बैलेंसेस होगा, टोटल लायबिलिटीज का क्या बैलेंस होगा, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी या नेट इनकम का क्या बैलेंस होगा, वो डिफरेंट होगा इन इन करंट रेट मेथड एंड इन टेम्पोरल मेथड। टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज तो इसलिए डिफरेंट होगा बिकॉज करंट रेट मेथड में हम करंट रेट एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं, बट मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड में हम डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स यूज कर रहे हैं।
और नेट इनकम इसलिए सब्सटेंशियली डिफरेंट होगा, एक तो कि पहला तो ये रीजन होगा कि हम एक्सपेंसेस को डिफरेंट रेट पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन इंट्रोड्यूस हुआ है। और दूसरा ये मेन रीजन रहा है कि टेम्पोरल मेथड में हम नेट इनकम भी दिखा देते हैं, ट्रांसलेशन गेन और लॉस। सो इसकी वजह से टेम्पोरल मेथड में जो नेट इनकम होगी वो सब्सटेंशियली डिफरेंट होगी कंपेयर टू करंट रेट मेथड की नेट इनकम। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में भी ये चीज फ्लो करेगा, हमारा कितना गेन या लॉस हुआ है। सो जस्ट लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर हमारा करंट रेट मेथड में तो नेट एसेट एक्सपोजर है, बट बट टेम्पोरल मेथड में हमारा नॉर्मली नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर रहता है। सो अगर हम फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारे इस केस में तो हमारा ट्रांसलेशन गेन होगा, बट इस केस में हमें ट्रांसलेशन लॉस होगा। सो इसलिए हमारे शेयर होल्डर्स इक्विटी के भी नंबर काफी सब्सटेंशियली डिफरेंट होंगे बिटवीन बोथ दीज मेथड्स। तो नेक्स्ट अब हम रेशियो एनालिसिस के टॉपिक पर है। रेशियो एनालिसिस में तीन तरीके के रेशियोज होते हैं, एक तो प्योर बैलेंस शीट रेशियो, प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशियो और मिक्स रेशियो। प्योर बैलेंस शीट रेशियोज वो होते हैं जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ बैलेंस शीट से आते हैं, लाइक एग्जांपल्स लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। और प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशियोज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ इनकम स्टेटमेंट से आते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जो हमारे प्योर रेशियोज है वो करंट रेट मेथड में तो डिस्टॉर्ट नहीं हुए। डिस्टॉर्ट से मेरा क्या मतलब है कि प्री ट्रांसलेशन और आफ्टर ट्रांसलेशन उनका सेम वैल्यूज रहेगा, बिकॉज हम असेट्स और लायबिलिटीज को भी हम करंट एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट करें और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के लिए भी हम एवरेज एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं। सो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए हम सेम तरीके का एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं, इसलिए जो प्री ट्रांसलेशन वैल्यू होगा वो इक्वल होगा आफ्टर ट्रांसलेशन। चाहे चाहे हमारे वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज डिफरेंट हो, बट एक ही रेट से हमने इंक्रीमेंट करे, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो करंट रेट मेथड में हमें ये देखने को मिलता है, बट जो मिक्स रेशियोज है उसके लिए हमारे प्री ट्रांसलेशन नंबर्स डिफरेंट होंगे कंपेयर टू आफ्टर ट्रांसलेशन, बेसिकली रेशियो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ये स्निपेट्स मैंने कुछ करिकुलम से ले रखे, इसमें हमने दिखा रखा है कैसे करंट रेशियो, डेट टू असेट्स रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेट मेथड और जो प्री ट्रांसलेशन नंबर्स है उससे सेम आ रहा है। और बाकी इसमें एक कमेंट और कि जो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो होता है वो हमारा करंट रेट मेथड और टेम्पोरल मेथड में सेम रहेगा, बिकॉज सेल्स को भी हम उसी एवरेज रेट पर ट्रांसलेट करें और रिसीवेबल्स को भी हम करंट रेट पर ट्रांसलेट करें अंडर बोथ द मेथड्स। तो अंडर टेम्पोरल मेथड हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेम है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को हम बोथ हिस्टोरिकल रेट पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो जस्ट इसमें थोड़ा सा जजमेंट इन्वॉल्व है कि ये रेशियो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर ये रेशियो की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के टॉपिक में आ रहे हैं। अंडर बोथ आईएफआरएस एंड यूएस कैप रिक्वायर करते हैं दो चीजों को, कि हम डिस्क्लोज करें कि हमने कितना ट्रांसलेशन गेन और लॉस दिखाया नेट इनकम में, और कितना हमने ट्रांसलेशन गेन और लॉस दिखाया इक्विटी में। अब ये तो सिंपल तरीके से बता दिया, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से ये बता दो कि ये जो ट्रांसलेशन गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नेट इनकम, ये बस टेम्पोरल मेथड के ही केस में होता है, और ये चीज नेट इनकम से फिर सीधे इक्विटी में जाता है। और करंट रेट मेथड में हम सीधे इक्विटी के ही पोर्शन में दिखाते हैं। सो जितना हमें ट्रांसलेशन गेन और लॉस दिखा है उसको हम ऐसे कम्युनिटेटिवली रिकॉग्नाइज कर होते हैं। तो इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें बिगनिंग बैलेंस में हमने कितना इस साल का बैलेंस ऐड करा है वो हमें दिखाना पड़ता है, और कितना फिर हमारा एंडिंग बैलेंस बना है ये रिक्वायर करते हैं स्टैंडर्ड्स। सो नेक्स्ट अप हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा हो सकते हैं कि वो यूज करें बोथ ट्रांसलेशन मेथड्स एट द सेम टाइम। सो इस हो सकता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी से काफी सारी सब्सिडरीज हो, और कुछ सब्सिडरीज के लिए जो फंक्शनल करेंसी है वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी, और कुछ के लिए फंक्शनल करेंसी सेम हो एज पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी। तो बोथ करंट रेट मेथड और टेम्पोरल मेथड यूज करेंगे फॉर दोस डिफरेंट सब्सिडरीज। तो करंट रेट मेथड की वजह से ट्रांसलेशन गेन और लॉस हमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा, और टेम्पोरल मेथड की वजह से हमें ट्रांसलेशन गेन और लॉस हमें इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा। तो नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन में ही हाइपर इन्फ्लेशन के टॉपिक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाइपर इन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अंडर यूएस गैप एक डेफिनेशन दे रखी है कि कम्युलेटिव इन्फ्लेशन ओवर द पास्ट 3 इयर्स अगर ग्रेटर देन 100% है तो हम इसको हाइपर इन्फ्लेशन कंक्लूड करेंगे। आईएफआरएस में ऐसा कुछ हमें डेफिनेशन नहीं दे रखा है, बट सेम ये जो गाइडलाइन दी है यूएस गैप में यही हम फॉलो करते हैं कि 100% कम्युलेटिव इन्फ्लेशन हमारा एक्सीड कर रहा है तो हम इसको हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन मानेंगे। सो इफेक्ट क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन का। अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन है तो उसका जो करेंसी का वैल्यू रैपिडली डेप्रिशिएट करता है। तो हमारे केस में जो सब्सिडरी जिस कंट्री में लोकेटेड है वो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट रैपिडली करेगा विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट करेंसी। सो अगर हम करंट एक्सचेंज रेट यूज करेंगे टू ट्रांसलेट द
बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी, तो इससे हमारे जो असेट और लायबिलिटी का वैल्यूज होगा हो जाएगा वो काफी कम हो जाएगा, तो सब्सिडरी अपीयर करेगी स्मॉलर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस कैप और आईएफआरएस ने डिफरेंट गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। यूएस कैप का ये अप्रोच रहता है कि हम टेम्पोरल मेथड यूज करते हैं जब हाइपर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है, सो इसमें हम करंट रेट मेथड यूज नहीं करते। यूएस कैप में हम मैंडेट करते हैं कि हम टेम्पोरल मेथड ही यूज करेंगे, चाहे फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट हो या सेम हो। सो आईएफआरएस में क्या अप्रोच रहता है? आईएफआरएस में हम सारे नॉन मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, और इन नॉन मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद जब हम कर देते हैं इन्फ्लेशन से, फिर हम इसको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स होते हैं उसको हम ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग करंट एक्सचेंज रेट। सो बैलेंस शीट में क्या अप्रोच रहता है? बैलेंस शीट में नॉन मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटीज को तो हम रिस्टेट करते हैं यूजिंग प्राइस इंडेक्स। जो हमारे बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको हम एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। ये तब से हम देखते हैं अभी की डेट से विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल डेट जब हमने परचेज करा था। बट इसमें एक कैवियट ये है कि अगर कोई आइटम हमने कैरी करा एट रिवैल्यूड अमाउंट, किसी आइटम को हमने रिवैल्यू करा था बीच में, तो हम उसको उसी डेट से हम इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज को देखें जब जब हमने डेट ऑफ रिवैल्यूएशन था। मॉनेटरी असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रीस्टेट नहीं करते, हम सिंपली करंट एक्सचेंज रेट यूज करते हैं उन पर। शेयर होल्डर्स इक्विटी के जो जो भी कंपोनेंट्स हैं हम उसको रीस्टेट करते हैं यूजिंग बिगनिंग ऑफ पीरियड प्राइस इंडेक्स और फ्रॉम डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द बैलेंस शीट। सो अगर कोई किसी शेयर होल्डर ने बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें रिसीव हुआ है तो उसको हम रीस्टेट करेंगे यूजिंग द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन जब वो पैसा आया था। इनकम स्टेटमेंट में हमारा ये इम्पैक्ट रहता है कि आइटम्स को हम सारे आइटम्स को रीस्टेट करते हैं यूजिंग प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट, जब ट्रांजेक्शन हुआ था जो भी रेवेन्यू बुक हुआ था वो उसको उस डेट से हम रीस्टेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। और एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा परचेजिंग पावर गेन और लॉस, जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम मॉनेटरी असेट्स और मॉनेटरी लायबिलिटीज, इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं नेट इनकम में। सो जो भी हमारा मॉनेटरी असेट्स और मॉनेटरी लायबिलिटी से परचेजिंग पावर गेन और लॉस हो रहा है, लाइक लेट्स से कैश। कैश हमारा एक असेट है बट कैश जो असेट है उसने वैल्यू लूज कर देगा विद इन रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो ये हमारा एक परचेजिंग पावर लॉस हो गया। और अकाउंट्स पेबल एक ऐसा आइटम है जिसका अगर इन्फ्लेशन है तो हमारा परचेजिंग पावर गेन होगा। सो इसका जो नेट नेट जो अमाउंट बनेगा वो हमें नेट इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हम इफेक्टिव टैक्स रेट एंड सेल्स ग्रोथ के टॉपिक पे आ रहे हैं। सो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ऑपरेट करते हैं इन मल्टीपल टैक्स जुरिडिक्शंस। सो उसका जो इनकम होता है वो टैक्स होता है इन डिफरेंट कंट्रीज, जिस कंट्री में हमने इनकम अर्न करे तो हम ये कंपनी सब्जेक्ट होती है टू डिफरेंट टैक्स रेट्स। अभी इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? इफेक्टिव टैक्स रेट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिससे हम डिवाइड करते हैं टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय प्री टैक्स प्रॉफिट, जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट से ये हमारे ये दोनों आइटम्स आ रहे हैं। और स्टैट्यूटरी टैक्स रेट ये होता है कि जो हमारा लीगल टैक्स रेट है एक कंट्री में, वो उस टैक्स रेट को हम स्टैट्यूटरी टैक्स रेट बोलते हैं। सो मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में क्या होता है कि स्टैट्यूटरी टैक्स रेट डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव टैक्स रेट, बिकॉज ये कंपनीज ऑपरेट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, हेंस ये सब्जेक्ट होते हैं टू डिफरेंट टैक्स रेट्स। सो नेक्स्ट अब एक कमेंट है ट्रांसफर प्राइसेस पर। ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस होता है जो कि कंपनी सेट करती है जब ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी। इट कुड बी अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और इट कुड बी डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। सो इसमें जो प्राइसेस सेट करता है ये कंट्री जो होते हैं इन प्राइसेस पर थोड़ा वॉचफुल होते हैं, बिकॉज ऐसा सिचुएशन तो नहीं है कि कंपनीज अपना इंटेंशनली अपना प्रॉफिट मिक्स ऐसी कंपनीज में शिफ्ट करना चाह रही हो जहाँ पे लो टैक्स रेट हो। सो इसलिए कंट्रीज इस चीज के ऊपर थोड़ा वॉचफुल है। नेक्स्ट हमारे कमेंट है टैक्स रिजीम के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक ऐसा भी टैक्स रिजीम होता है, लेट्स से कि पेरेंट कंपनी में हाई टैक्स रेट है और सब्सिडरी कंपनीज में लो टैक्स रेट है। सो हमारी कंपनी सब्सिडरी में तो टैक्स, सब्सिडरी कंट्री जिस कंट्री में उसमें तो टैक्स भरती है, बट जो डिफरेंशियल अमाउंट है जो कि हाई टैक्स रेट के हिसाब से होना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा टैक्स हमें जिस कंट्री में पेरेंट सिचुएटेड है उसमें हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट एक कमेंट है फुटनोट्स के बारे में। एनालिस्ट को अगर स्टडी करना है कि हमारे जो कंपनी है वो दूसरी कंट्रीज में ऑपरेट करके उसका इफेक्टिव टैक्स रेट पर क्या डिफरेंस पड़ा, तो वो डिस्क्लोजर्स को स्टडी कर सकते हैं। लाइक ये एक इफेक्टिव टैक्स रेट पर ही हम कंपनीज ने एक डिस्क्लोजर दे रखा है, तो इसमें जिस आइटम से हम कंसर्न है वो इफेक्टिव टैक्स रेट इन फॉरेन जुरिडिक्शंस। तो इससे हमारे जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 2011 में 3.5% इंक्रीज हुआ है, और
और 2010 में 1.9% डिक्रीज हुआ है। इसी को डिस्क्लोजर को हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं कि इफेक्टिव टैक्स रेट को हमें डिस्क्लोज कर रखा है। जैसे हम इस वाले आइटम से कंसर्न है अर्निंग टैक्स रेट अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स स्टैट्यूटरी टैक्स रेट। सो इसमें -1.7% है 2011 में, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और इसमें जो ट्रेंड है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सो इसमें हम कंक्लूड करेंगे कि कंपनी ऐसी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है जिसका टैक्स रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंट्री का जितना टैक्स रेट है, और उसी उसी कंट्रीज में उसका प्रॉफिट मिक्स ज्यादा शिफ्ट हुआ है। इस केस में हम ये कंक्लूड करेंगे कि कंपनी ऑपरेट कर रही है ऐसी कंट्रीज में जिसका टैक्स रेट कम है विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक टैक्स रेट, और इसका प्रॉफिट मिक्स कम हुआ है इन दोज कंट्रीज बिकॉज हमारा ये फिगर डिक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट हम सेल्स ग्रोथ के टॉपिक पर आ रहे हैं। हमारा सेल्स कब ग्रो होता है? अगर हम ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तब हमारा सेल्स ग्रोथ होगा, या फिर अगर हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब हमारा सेल्स ग्रोथ होगा। बट एमएनसीज के केस में, एमएनसीज जो कि डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा टर्म भी आता है कि फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रहा है तब भी हमारे सेल्स ग्रोथ करेगा। सो अगर हमारा वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करे तो वो इन्फ्लेट या फिर रिड्यूस कर सकता है रिपोर्टेड सेल्स को। सो हमें इसी इसी के इम्पैक्ट को अगर एनालाइज करना है तो फिर हम फुटनोट्स में हम रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स देख सकते हैं टू एनालाइज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और जब भी हमारे सेल्स ग्रोथ प्राइस इंक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से होता है तो हम इसे ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ कंसिडर करते हैं और इसको हम सस्टेनेबल कंसिडर करते हैं। बट अगर हमारे सेल्स ग्रोथ हो रहा है विद ड्यू टू फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन तो हम इसको अनसस्टेनेबल कंसिडर करते हैं।